आज 2 अक्टूबर के दिन आप लोगों का स्वागत है। बहुत महत्वपूर्ण दिन है पूरे देश के लिए, राज्य के लिए और हम सभी के लिए। आज के दिन हम लोग जो बिहार जाति आधारित गणना 2022 का प्रतिवेदन आज विमुक्त कर रहे हैं, विमोचन कर रहे हैं पब्लिक के लिए और आपके लिए। आप जैसा अवगत हैं, बिहार विधानमंडल के द्वारा दिनांक 18 फरवरी 2019 को राज्य में जाति आधारित गणना कराने का प्रस्ताव पारित किया गया। इस संबंध में 2 जून 2022 को मंत्रिपरिषद का निर्णय हुआ कि ये कराया जाएगा और कराए जाने का ये था कि विभिन्न जो सामाजिक आर्थिक जो पहलू हैं बिहार के, उसका एक गणना कराया जाए और उसके बाद हम लोग उसका पूरा रिपोर्ट तैयार करें। तो ये 2 स्टेजेस में होना था। पहला स्टेज था जिसमें जो मकान वाइज हम लोग हाउस लिस्टिंग कहते हैं, वो हाउस लिस्टिंग का फेज था, जो कि आपको प्रथम चरण में किया गया 7 जनवरी 2023 से लेकर के 21 जनवरी 2023 तक। इसमें मकान का नंबरीकरण किया गया और संक्षिप्त मकान सूची का निर्माण किया गया। उसके बाद द्वितीय चरण में राज्य के सभी व्यक्तियों की गणना का वास्तविक कार्य दिनांक 15 अप्रैल 2023 को प्रारंभ किया गया और इसमें जिला स्तर के जो विभिन्न पदाधिकारी हैं, जो जिला पदाधिकारी हैं, अपर जिला दंडाधिकारी हैं, नगर आयुक्त हैं, प्रखंड विकास पदाधिकारी हैं, सभी को अलग अलग जिम्मेवारियां दी गई और उसके बाद ये पूरे युद्ध स्तर पे ये कार्य संपन्न हुआ और 5 अगस्त 2023 को सारे आंकड़े निर्मित करके उसको मोबाइल ऐप के माध्यम से उसको संकलित किया गया। उसके बाद प्रविष्टियों की जांच के लिए आवश्यक होता है कि उसका रैंडम ट्रूथिंग किया जाए, उसको पुनः देखा जाए कि आंकड़े वास्तव में जो मिल रहे हैं वो सही हैं या उसमें कुछ त्रुटि है। तो उसमें 2 स्टेज पे त्रुटियां हो सकती थी, एक तो एंट्री करने के टाइम में और एक है कि ऐप में कन्वर्ट करने के टाइम में। तो ये दोनों स्टेज की त्रुटियों को हम लोगों ने 5% जो डेटा है, करीब 7 करोड़ 90 लाख प्रविष्टियों की जाँच की गई और उसके बाद जो आंकड़े उमर्ज करके आए हैं वो बिहार में कुल सर्वेक्षित परिवारों की कुल संख्या 2,83,44,107 है और इसमें कुल जो जनसंख्या है वो 13,7,25,310 है और इसमें अस्थायी प्रवासी स्थिति में 53,72,022 लोग हैं। इसी तरह से हम लोगों ने पूरे राज्य में जो फिगर्स हैं उसको संकलित करके पुरुषों की संख्या 4,41,00,000 के करीब है, महिलाओं की संख्या 6,11,00,000 के करीब है और अन्य में हमारे 82,836 हैं। जो हमारा जेंडर रेशियो है, लिंग अनुपात है, वो 1000 पुरुष पे 953 महिलाएं पाई गई हैं। और इसका जो संकलन करके आज जो रिलीज़ कर रहे हैं डेटा, आप लोगों के सामने आपके पास उसकी कॉपी उपलब्ध करा दी गई है। अब हमारे इसके 2 जो मेन अभी हमारे जो करने वाले लोग हैं, एक जिन्होंने आंकड़ों को संकलित किया है और एक जिन्होंने उनको ऐप के माध्यम से कंप्यूटरीकृत किया है और रिपोर्ट तैयार किया है। तो ये आप लोगों को जान के बहुत खुशी होगी कि इतना बड़ा एक्सरसाइज इतने कम समय में इतने गुणवत्तापूर्ण ढंग से किया गया है। तो ये आवश्यक है, जो इसको करने वाले हैं हमारे प्रधान सचिव हैं सामान्य प्रशासन विभाग के, उनके साथ हैं सोहेल अख्तर जी जो सचिव है वहाँ, और श्री संतोष मल हैं जो आईटी डिपार्टमेंट के तरफ से वो कर रहे थे ऐप का। तो सबसे पहले मैं सोहेल से उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको प्रक्रिया की डिटेलिंग दे दें ताकि कोई आपको कहीं कोई गैप ना रहे समझने में पूरे प्रोसेस को, और आप अच्छा से इसको अपना रिपोर्ट करने के लिए आप पूरा फुल मटेरियल आपको मिल सके। सोहेल। धन्यवाद मुख्य सचिव महोदय। प्रक्रिया की पूरी जानकारी मुझको लगता है कि सरकार लोगों को अधिक है, उन्होंने पूरी तरह से इस चीज़ों को कवर भी किया है थ्रू पूरी प्रोसेस में। सबसे पहले हम लोगों ने पूरे राज्य को प्रशासनिक इकाई में बांटा। ब्लॉक है, ब्लॉक के अंदर में वार्ड है, वार्ड के अंदर पंचायत है, प्रशासनिक इकाइयों में बांटा। एक छोटा छोटा यूनिट 700 की आबादी पर लगभग हमने बांटा, जिसको हम लोगों ने इनोमिनेशन ब्लॉक कहा। हर इनोमिनेशन ब्लॉक के लिए हमने एक प्रगणक रखा और हर 6 के लिए हम लोगों ने एक सुपरवाइजर रखा जो उस काम को देख रहे थे। प्रथम चरण में जो मुख्य सचिव महोदय ने बताया, पूरे की गई 1 महीने तक ट्रेनिंग चली हमारी पटना से
लाने के बाद लगभग 2,34,666 इन्यूमरेटर की सेवा ली गई है, 40,726 सुपरवाइजर की सेवा ली गई और ट्रेनिंग का काम लगभग 3.5 लाख लोगों का एक महीना तक चलता रहा। और ट्रेनिंग के बाद 7 जनवरी से हम लोगों ने मकान का नंबरीकरण किया और मकान से हम लोगों ने डिटेल लिया कि कितने लोग इसमें रहते हैं, जो वहाँ के प्रधान ने कहा। फिर उन सभी आंकड़ों की एंट्री हम लोगों ने पोर्टल पे कराई। पोर्टल पे आंकड़े कराने के बाद फिर द्वितीय फेज माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से 15/4 को लॉन्च किया गया था। और बहुत आभार व्यक्त करता हूँ मैं पूरे बिहार की जनता का, जिन्होंने बहुत बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया और पूरे कार्यक्रम में कहीं कोई बाधा नहीं आ पाई हमारे पास और लोगों ने पूरी तरह सहयोग किया इस मामले में और कहीं कोई बाधा नहीं आई और हम लोगों ने द्वितीय चरण भी 5 अगस्त तक कंप्लीट कर लिया। प्रक्रिया पूरी तरह सिक्योरिटी के साथ थी। हर मोबाइल ऐप में प्रधान सचिव बताएंगे, हर मोबाइल ऐप एक आदमी से टैग था। उस मोबाइल ऐप से दूसरा आदमी भी नहीं कर सकता था मोबाइल बदलने के अलावा कोई सबका सारा जो एंट्री था वो हमारा पासवर्ड से था, सारा कुछ OTP से था। इसलिए पूरी प्रक्रिया बहुत अच्छी तरह से संपन्न कराई गई। 2,34,000 से अधिक सभी प्रबंधकों ने दिन रात काम किया है, उनका आभार है। 40,000 से अधिक सुपरवाइजरों ने मेहनत की है, उनका आभार है। 805 चार्ज पदाधिकारियों ने, जिसमें 534 प्रखंड विकास पदाधिकारी, 534 अंचलाधिकारी, उसके अतिरिक्त 261 नगर आयुक्त सिटी अफसर ने किया, उनका बहुत आभार है। हमारी तरफ से सरकार की ओर से हमारी ओर से आभार है सभी जिलाधिकारियों का, जिन्होंने रात दिन इसमें मेहनत की है। अनुमंडल पदाधिकारी का SDO ने जिसकी सारी जांच की है। अपर समाहर्ता 38 जिलों के जिला सांख्यिकी पदाधिकारियों ने बहुत मेहनत किया। इसलिए दिन रात इतना बड़ा काम बहुत ही कम समय में बहुत गुणवत्तापूर्ण तरह से किया, हम लोगों ने सब आभार है। और मैं पुनः आप सबों का और बिहार की जनता का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। हम लोगों ने सरकार का जो न्याय के साथ विकास की परिभाषा है, उस आलोक में हम लोग पूरे प्रशासन को आगे ले जाने के लिए इस सर्वे का उपयोग सरकार आगे की ओर करेगी। धन्यवाद। संतोष मल साहब। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सभी पत्रकार बंधु, आपका धन्यवाद है। जब बिहार सरकार ने जाति आधारित जनगणना आयोजन करने का, जाति आधारित गणना का निर्णय लिया, उसके बाद उस गणना के वेब पोर्टल और मोबाइल ऐप के निर्माण की जिम्मेदारी बेल्ट्रॉन को सौंपी गई, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग को सौंपी गई। उसके बाद हम लोगों ने बहुत कम समय में एक ऐप जिसका नाम बिजागा ऐप है, बिहार जाति आधारित गणना ऐप का शॉर्ट फॉर्म बिजागा ऐप, उसको डेवलप किया और CBS पोर्टल जो है हमारा, उसको डेवलप किया। आपको मैं बताऊं, ये देश में अपने तरह का अभिनव परियोजना है। अन्य राज्यों में जो IT के मामले में हमसे कुछ आगे भी हैं, किसी का नाम नहीं लेना, उन्होंने भी इसके लिए अटेम्प्ट किया था, लेकिन उसका रिजल्ट इस प्रकार प्रकाशित ना हो पाया। सुहेल साहब ने बहुत मेहनत की इसमें, उनके और हमारी जो टेक्निकल टीम थी, जाहिद लतीफ़ हैं और सुशील पांडे हैं, नागेंद्र हैं, इन सभी ने दिन रात एक करके इस ऐप को डेवलप किया। इस ऐप की जो मैं प्रमुख बातें हैं वो आपको मोटा मोटा बता देता हूं। ये ऐप जो था वो एंड्रॉयड 6 वर्जन को भी समर्थित करता है। आप सब जानते हैं आज के दिन हम लोग किस वर्जन में एंड्रॉयड के काम कर रहे हैं। ये छोटे से छोटा मोबाइल जो हमारे इनोवेटर के पास, प्रगणक के पास था, 2,34,000 से ज़्यादा प्रगणक थे, तो उनके सभी ऐप को, उनके मोबाइलों को समर्थन कर सके ऐसा ऐप बनाया गया। तो मोबाइल एंड्रॉयड वर्जन 6.0 को भी ये समर्थित करता है और ये बिल्कुल सिक्योर है। ऐप में कोई भी स्क्रीनशॉट नहीं ले सकता है किसी के डेटा का, ऐप में कोई भी स्क्रीन रिकॉर्डिंग नहीं की जा सकती है। इस कारण से जो हमारे जितने भी नागरिक हैं उनका डेटा पूर्णतः सुरक्षित है। ये हमारे किसी क्लाउड में इसका डेटा नहीं है, ये हमारे स्टेट डाटा सेंटर के 24 सर्वरों और 12 डेटाबेस सर्वरों में सुरक्षित है और किसी को इसका एक्सेस नहीं है। इसलिए यह पूर्णतः गोपनीय आंकड़े रखे गए हैं।
निजता का जो अधिकार है और जो डेटा प्रोटेक्शन एक्ट है उसके तहत सारी जो सुरक्षाएं हैं वो इसमें लागू की गई हैं। cbs.bihar.gov.in हमारा पोर्टल था, विजागा ऐप था, रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल दिया गया था। पहले इनुमरेटर, उसके बाद सुपरवाइजर जो कि लगभग 40,000 थे, इनुमरेटर 2,34,000 थे, और उसके बाद चार्ज ऑफिसर जो लगभग 820 के लगभग थे पूरे बिहार भर में, और फिर अनुमंडलाधिकारी और उसके बाद जिलाधिकारी। इन सभी के पास इसमें अलग अलग रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल था। नीचे के स्तर का, उसके बाद के ऊपर के स्तर के द्वारा अनुमोदन होता था, तब ये आंकड़ा फाइनल होता था। जैसा मैं आपको बता चुका हूं, कोई स्क्रीन रिकॉर्डिंग का सुविधा इसमें नहीं था। इसको हम लोग ने थोड़ा सा डिटेल और आपका समय लूंगा। एंगुलर फ्रंट एंड जावा में इसे लिखा गया है और जावा की मिडिल लेयर है, और डेटाबेस जो है वो माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल में है। और नाम की एंट्री तो बस करनी थी हमारे इनुमरेटर्स को, और आधार जब हमारे नागरिक उसको देना चाहें तब आधार की एंट्री करनी थी, अन्यथा इसमें एंट्री उन्हें नहीं करनी थी। ऐप इस तरह डिजाइन किया गया कि इसमें एरर की कम से कम संभावना रहे। तो मान लीजिए जैसे जो भी सूचक है, तो शिक्षा अगर किसी की पूर्व प्राथमिक की है तो वो ऐप में ही उसे बटन दबाना था, उसे एंट्री नहीं करनी थी। नाम और आधार की ही बस एंट्री करनी थी किसी भी न्यूमरेटर को। तो इसलिए कोशिश की गई कि अच्छे से अच्छा आंकड़ा जनरेट किया जा सके, और इसे बहुत कम समय में किया गया। पहले इसका पायलट किया गया 6 जिलों में, लगभग 300 के लगभग न्यूमरेटर्स पे। उनके जो अनुभव, उनके साथ घूम घूम के जो समझ में आया उसको हम लोग ने इनकॉर्पोरेट किया और बेटर वर्जन उनको दिया। बीच बीच में जैसी जैसी आवश्यकता होती गई वैसे वैसे इसमें ऐप में हमने इसको इम्प्रूव किया, और अभी इसका डेटा आपके सामने है। बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें जो आगे में दिया गया है कोटिवार संक्षिप्त विवरणी, इसमें पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अनारक्षित। तो इसमें पिछड़ा वर्ग में कौन कौन जातियां हैं ये इसमें स्पेसिफिक नहीं है। जैसे आपने जातिगत तो आधार दे दिया, लेकिन पिछड़ा वर्ग करके है कि भाई पिछड़ा वर्ग में ये जातियां, अत्यंत पिछड़ा वर्ग में ये जातियां, इस तरह करके स्पेसिफिक हम लोग लिस्ट बटवा देते हैं। अगर वेबसाइट लिस्ट है वो बटवा। अच्छा, दूसरा है कि ये जो अनारक्षित वर्ग का 15.52 है, तो इसमें मुस्लिम कम्युनिटी के भी कास्ट है क्या? ये क्यूमुलेटिव डेटा है, क्यूमुलेटिव डेटा है, धर्म के आधार पर नहीं है, सब लोगों का डेटा। क्या मुस्लिम हिंदू सब है। उसका तो ये क्लासिफिकेशन कर देंगे कि अनारक्षित वर्ग में आखिर कौन कौन सी जाति है, उसका क्या ब्रेकअप है। उसी तरीके से अत्यंत पिछड़ा वर्ग में कौन कौन सी जाति है उसका मतलब है, डिटेल है, लेकिन जो आप ये समअप किए हैं उसको एक तरह से क्लासिफाइड कर देंगे कि आखिर कौन कौन सा है। पिछड़ा वर्ग है तो 27.12 है, तो 27.12 में कौन कौन से कास्ट है वो पूरी सूची हम आपको दे देंगे। नोटिफाइड ऑलरेडी, पूरी सूची नोटिफाइड है। पूरी सूची वो उसके साथ ही अगर दे देते ना, मैं क्या ये सर्वे करने वाले रजनीश जी अनारक्षित में तो बता दें कि कम से कम उसके मुस्लिम सवर्ण है या सिर्फ हिंदू सवर्ण? नहीं सब है, मुस्लिम हिंदू सब है, सब है। क्या ये सर्वे करने वाले सारे हाउस होल्ड में गए हैं? हमने सभी जगह गए हैं। 2,82,83,83,00,000 हाउस होल्ड हमने कवर किया है, और कहीं से कोई शिकायत हम लोगों के पास विभाग में नहीं आ पाई है कि यहाँ लोग नहीं गए हैं। जिलाधिकारियों ने खुद से घूम करके हर को कवर किया है। विभाग के स्तर से, सरकार के स्तर से पूरा निर्देश था कि हर एक परिवार और हर एक परिवार को, हर एक इंसान को देखा जाना, जो भी जहाँ लोग रहते हों वहाँ भी आना, पूरी गाइडलाइन के साथ कह रहे हैं कि हर हाउस होल्ड कवर हुआ है। नहीं, हम लोगों ने यहाँ से मतलब यू टेक द ओनर्स एंड रिस्पांसिबिलिटी। नहीं, हम यहाँ से पूरी तरह हम लोगों ने इंश्योर करने की कोशिश की है इनोवेशन के माध्यम से कि पूरे परिवार को कवर किया जाना चाहिए। और ऐसी गड़बड़ी पाई गई तब क्या होगा? नहीं तो अगर ऐसी गड़बड़ी आएगी तो फिर हम लोग सर बताएंगे। देखिए, अगर ऐसी परिवार का 4 आदमी हम लोग रहते हैं, 4 फ्लैट तक कभी नहीं आया आपका खाना। 2 आदमी तो यही है, परिवार में क्या ही नहीं। देखिए, एक तो इसमें क्लैरिटी होना चाहिए। जब भी हम लोग कोई फैक्ट लेते हैं या एफिडेविट करते हैं तो एक अंडरलाइंग क्लॉज होता है, टू द बेस्ट ऑफ आवर नॉलेज। एक अंडरलाइंग राइडर वो हमेशा लगा रहता है, क्योंकि परफेक्शन किसी स्टेटमेंट में आ सकता है या नहीं आ सकता है, एक सब्जेक्टिव मैटर है।
तो जब भी हम एफिडेविट भी कोर्ट में करते हैं तो ये कह के करते हैं कि हम एफिडेविट कर रहे हैं, बट जो कर रहे हैं इट इज़ टू द बेस्ट ऑफ आवर नॉलेज। तो जो 100% कवरेज है इट इज़ टू द बेस्ट ऑफ आवर नॉलेज। अगर उसमें कहीं त्रुटि प्राप्त होता है तो विल सी एज टू व्हाट इज टू बी डन। But are you open to somebody claiming कि भाई हमारा छूट गया है, तो उसका अभी भी inclusion का scope अभी वर्तमान में मेरे समझ से कभी भी कोई इस तरह का ऑपरेशन होता है, स्टैटिस्टिकल ऑपरेशन होता है, तो उसका एक ओपनिंग और क्लोजिंग टाइम होता है, ओपन एंडेड नहीं होता है। और इसीलिए सामान्यतः जब हम रिपोर्ट रिलीज़ कर रहे हैं तो ये रिलीज़ कर रहे हैं जब कोई भी बड़ा ऑपरेशन, सेंसस भी होगा तो कुछ लोग छूटेंगे। हर एक कोई ऑपरेशन में परफेक्शन नहीं आ सकता है, स्पेशली जब आपका ट्रांजिएंट पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन मूव कर रहा है, घर में उस दिन नहीं है, तो ये मान के चला जाता है कि हम लोग जो करेंगे कवरेज 100% रहेगा, लेकिन परफेक्शन अगर आइडियलिज्म की बात करेंगे तो वो संभवतः पॉसिबल नहीं है। हाँ, वो आंकड़े क्यों नहीं रिलीज किया जा रहा है? सोशियो इकोनॉमिक सर्वे जो आपने किया था उसके आंकड़े आज आपने क्यों नहीं रिलीज किया? ये important aspect of this survey was to know the economic condition of all the classes in Bihar, and here we see no data about the economic condition or status of any of the caste, just the population figure. So ये how do we know the economic status of? हाँ, नहीं, आपका पॉइंट बिल्कुल वैलिड है। दिस इज स्टेज 1। जब हम स्टैटिस्टिक्स क्या है, ये स्टैटिस्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको देखना है, ये डिसीजन मेकिंग पॉइंट ऑफ व्यू इसके बाद कन्वर्ट होता है। जब भी हम स्टैटिस्टिक्स, जैसे आज ही आप लोग तो पेपर पढ़ते हैं, आज हिंदू में हम पढ़ रहे थे कि वर्ल्ड बैंक जब रिपोर्ट रिलीज करती है ना, तो वर्ल्ड बैंक पहले फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडिकेटर्स करके हम लोग जब यूपीएससी तैयारी करते तो उस समय PQLI कहता था, अब उसके बाद उसको ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कहा। आज हमने पढ़ा तो वो स्टैटिस्टिक्स पे इतना थ्रस्ट दे रहा है कि अपने रिपोर्ट को बोलता है SPI, स्टैटिस्टिकल परफॉर्मेंस इंडेक्स। तो ये स्टैटिस्टिक्स ये फाइनल वर्ड नहीं है, अभी तो ये स्टेज 1 है जहां आपके पास आंकड़े आ गए। ये आंकड़ा सुलभ करना ही अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है। इससे क्या जो आज जातिगत आधार जो गणना की गई है, तो इससे गवर्नमेंट को क्या फायदा होगा? देखिए, इसमें अभी पहले तो स्टैट्स जब आपको मिलता है तो आपके प्लानिंग ज़्यादा पॉइंटेड रहते हैं। जो हम टारगेटेड जो ग्रुप्स हैं, बहुत बार आप देखेंगे कि कोई पर्टिकुलर ग्रुप का एजुकेशनल लेवल वैसा नहीं है, इकोनॉमिक लेवल ऐसा नहीं है, तो कभी भी आपका जब स्टैटिस्टिक्स इन डेप्थ आप जाते हैं तो आपको टारगेटेड अप्रोच करने में फ़ायदा होता है। आपको याद होगा पहले जब PDS होता था तो PDS में अक्रॉस द बोर्ड जाता था, तो TPDS आया, टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो टारगेट ओरिएंटेशन करना है, अगर आपको वल्नरेबल ग्रुप्स को कवर करना है तो जितना आपके पास स्टैटिस्टिक्स होगा उतना आप बेहतर महसूस करेंगे अपने डिलीवरी में। लेकिन लास्ट में 1932 में लास्ट सर्वे हुआ था, सर्वे या सेंसस हुआ था, तो उससे कोई कंपैरेटिव आपने ये किया कि किस कास्ट का बढ़ा है, किस कास्ट का कम हुआ है? ठीक है, ये अभी आपको फिर हम पुनः क्लियर कर दे रहे हैं कि ये अभी हम लोगों का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये पूरे इसके उपादेयता और बाकी चीज़ को डिस्कशन के लिए नहीं है। आज हम रिलीज़ कर रहे हैं कि हमने एक एक्सरसाइज किया और ये एक्सरसाइज 1 साल के अवधि में बहुत त्वरित गति से हुआ, और इसका उद्देश्य तो आप समझ रहे हैं कि इसका सोशियो इकोनॉमिक और बाकी जो फैक्टर्स हैं उनका एक एनालिसिस करके ये डेमोक्रेटिक जो हमारी व्यवस्था है उस पर डिपेंड करेगा कि हम इस डेटा को कैसे सदुपयोग करें और कैसे लार्जर एंड तक हम पहुंचाएं। तो ये स्टेज 1 है, और इसके बाद आपके पास ऑप्शंस ज़्यादा आते हैं। जब आप आंकड़ों से सुदृढ़ हो जाते हैं तो आपको प्लान करने में, डिलीवरी देने में निश्चित रूप से फायदा होता है। 1931 में जो आंकड़े थे उसके आधार पर अब तक जो आंकड़ा था उससे क्या बहुत अलग है? इन आंकड़ों पर किसी भी प्रकार का एनालिसिस नहीं हुआ है। ये आंकड़े अभी जो हैं ये कॉम्पाइल्ड डेटा है। कॉम्पाइल्ड डेटा के बाद मैं तो ये कह रहा था, इन लोगों से बात कर रहा था कि इस तरह के आंकड़े हैं कि हर एक ब्लॉक में, हर एक जात पे, हर एक पहलू पे एक PhD हो सकता है। तो इट इज़ वन बेस डेटा जिसको आप कैसे लेवरेज करते हैं, और स्वाभाविक है जब डेटा है तो मतलब उसका सदुपयोग सरकार करना ही चाहेगी। हाँ, मतलब ये जो हम लोग फील्ड में जाकर के जो इनके 2,34,000 लोग गए और सभी घर को कवर किया, पहले घर का लिस्टिंग किए, नंबरिंग किए, और उसके बाद ये फिगर है, दिस इज क्लोजेस्ट टू रियलिटी दैट वी कैन थिंक ऑफ।
बहुत सारे कास्ट हैं जिसके सब कास्ट का भी मेंशन किया हुआ है और उनका परसेंटेज दिया हुआ है। तो क्या जैसे मडरिया है, बलिया है, चमार है, यादव, सब कास्ट का भी मेंशन आपने किया हुआ है। क्या वो सब कास्ट का हाँ वो तो राज्य सरकार द्वारा लिस्ट है आबादी तेरे को पसंद न करा हाँ तेरे को पत्र में अगर उन्होंने अपना लिखा होगा तो वो अलग हो सकता है। जो हमारे पास है वो पॉजिटिव है, क्योंकि सरकार ने जो नोटिफिकेशन है कमीशन का, बैकवर्ड कमीशन का, यूपी कमीशन का, वो रिकमेंडेशन प्राप्त के रूप में तो आयोग के आदेश के अनुसार अच्छा उधर से कुछ पूछना चाह रहे प्लीज। हाँ हाँ ये कोटिवार जातिगत कब तक देने वाला और दूसरा सरकार की नजर में सोशियो इकोनॉमिक ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, ये महत्वपूर्ण है, वो कब तक जाएगा? क्या है चरणवार बता दो इसको। हाँ कोटिवार जातिगत आरक्षण कब मिलेगा? कोटिवार देखिए अभी जैसे आज हम लोग जो आए हैं, अभी बार बार हम रीट्रेट कर रहे हैं कि इसके कोई भी एनालिसिस और डिसीजन मेकिंग का स्टेज नहीं आया है। ये स्टेज 1 है जिसमें हमारे पास फिगर्स और फिगर्स कॉम्प्रिहेंसिव है। एक इशू हाँ ये चीज़ शुरू में क्लियर किया जा चुका है कि जितने कैटेगरीज हैं वो सभी नोटिफाइड हैं बाय द स्टेट गवर्नमेंट। नेचुरली फॉर द पॉजिटिव ऑफ स्पेस जो जगह नहीं रहे तो हर एक नोटिफिकेशन इसमें लगा नहीं सकते हैं, लेकिन वो आपको मिल जाएगा, जीएडी से मिल जाएगा। अब वो तो अब निर्णय लेने पे, अभी निर्णय नहीं हुआ, हम वो मैंडेट मेरा नहीं है, हम बता नहीं सकते हैं। हाँ मेरा प्रश्न वो है, पहला तो ये कि डू यू क्लेम दैट द एंटायर एक्सरसाइज I mean, good proof. There is no error at all. First, second, what about because there was a petition in the court also, Supreme Court, about the transgender population, and there was a lot of confusion about that. So what exactly has been done about that? First, error proof, do you claim that the entire exercise? देखिए इसमें मतलब आई मस्ट क्लैरिफाई कि जब भी हम लोग कोई स्टैटिस्टिक्स लेते हैं तो उसका एक प्रक्रिया बना हुआ है और उसमें हम रैंडम सैम्पलिंग करते हैं कि हमारे फिगर जो हैं सही हैं कि गलत हैं। तो वी हैव फॉलोड दैट मेथड और 5% जो डेटा है विच इज़ अ ह्यूज डेटा 7.9 करोड़ एंट्रीज है, तो उसका क्रॉस चेकिंग किया गया एंड क्रॉस चेकिंग करने के बाद पाया गया कि द एरर्स वर नॉट ऑफ रिकॉग्नाइजेबल लेवल। तो वो दैट इज़ वन की जो स्टेटिस्टिकल प्रोसेस है उसके तहत ये आइडियल है, इट कुड नॉट बी परफेक्ट एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है ना, तो ये आपका प्रश्न है। और दूसरा क्या जानना चाह रहे हैं आप? ट्रांसजेंडर का फिगर्स है हम लोगों के पास, वो ट्रांसजेंडर का फिगर्स है।